हेलो एवरीवन। हम रोजगार पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2020 की बुक रिव्यू करें, जिसमें हमने भारतीय संविधान एवं लोक प्रकाशन भाग पार्ट 1 में कवर किया है। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सभी को कवर किया। आइए अब आगे का भाग देखते हैं। मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य क्या है, आइए देखते हैं। मूल अधिकार। भारत का संविधान नागरिकों को विशिष्ट मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। मूल अधिकार को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे अमेरिकी संविधान द्वारा लिया गया है। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों को। ठीक है, यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 व 19 को हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधि का अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार से अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्या है? समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 से 35 तक। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार हैं। ठीक है, आप इसे एक ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं कि समता ने स्वतंत्रता पर शोध कर धार्मिक संस्कृति का उपचार किया। यानी कि आप ऐसे करके जैसे समता है, समता का अधिकार आप लिख लीजिए। समता ने स्वतंत्रता पर शोध कर धार्मिक संस्कृति का उपचार किया। ठीक है, ये सीक्वेंस में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समानता का अधिकार क्या कहता है? इसमें क्या है? पहला, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इसके अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी को विधि के समक्ष समता या समानता, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नहीं, सबको समान समता मिलेगी। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्मजात के आधार पर किसी नागरिक से विभेद नहीं, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान संरक्षण प्राप्त है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में निहित है। राज्य के अधीन आने वाले किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं। ये जरूरी भी है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किसके तहत? अनुच्छेद 17 में है। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह अनुच्छेद किसी भी रूप से इसका आचरण निषेध करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18, उपाधियों की समाप्ति। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों की समाप्ति के बारे में बात करता है। सेना व शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, यह निषेध करता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश में कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए भी किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति विदेश से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद भी कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। नेक्स्ट है दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 ही है। तो संविधान के 44 संशोधन में 1978 द्वारा अनुच्छेद F यानी जो 19F है,
संपत्ति का अधिकार उसको समाप्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का उल्लंघन है। 6 तरह की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है, आइए मतलब उल्लेखित है, कौन कौन सी है। अनुच्छेद 19 ए क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित व सभा करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद बी के तहत दी गई है। अनुच्छेद 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 डी अवधि संरक्षण स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद ई के तहत दी गई है। अनुच्छेद ई जी के तहत व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता अनुच्छेद ई के तहत दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, यानी एक अगर कोई व्यक्ति अपराध किया तो उसे सिर्फ एक ही बार उस अपराध के लिए सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक अपराध किया उसे बार बार सजा मिलती रह गई, ऐसा नहीं होगा। अपराध करते समय जो कानून लागू है उसी के हिसाब से उसे सजा भी मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को सिर्फ विधि प्रक्रिया के द्वारा ही दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा उसके जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति शब्द क्या है, अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, व्यक्ति शब्द का जो उल्लेख प्रयोग किया गया है, यानी कि इसका संरक्षण नागरिकों व विदेशी सभी को भी अनुच्छेद 21 प्राप्त है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 का क्या कहता है, ये 86वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है। जो अनुच्छेद 21 का क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, संबंधित है। इसके अनुसार क्या कहते 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है। किसी आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि आपातकाल की स्थिति हो लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व विरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को गलत ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। हिरासत में लेने का कारण 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। ये 3 तरह के अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए हैं। नेक्स्ट है तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार व बलात्कार श्रम का निषेध, यानी इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से बेगार व बलात्कार श्रम व व्यक्ति की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, यानी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने व किसी अन्य जगहों पर प्रतिबंध जगह पर कार्य करना मना है, यानी कि किसी भी जगह पे वो अगर 14 वर्ष से कम आयु का है तो कारखानों में या फिर किसी अन्य स्थानों पे वो कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने व प्रचार करने हेतु स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों से संबंधित संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने तथा प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए विवश नहीं कर सकता जिसको धार्मिक उन्नति संबंधी कार्य के लिए सुनिश्चित कर दिया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 कहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार क्या है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा या लिपि संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है, यानी कोई भी है जो अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है, वो अनुच्छेद 29 के तहत है। वर्तमान में केवल 6 समुदाय अल्पसंख्यक माना गया है, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इन 6 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 30 के तहत किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान को चलाया जा सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं करेगी। आगे है 6वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या कहता है? इस अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और उन्हें लागू कराने की मांग भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उन अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रकार के रिट जारी करते हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत है। आइए देखते हैं कौन कौन से रिट होते हैं। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, चौथा है अधिकार प्रक्षालेख। ये रिट जारी किए जाते हैं 5 प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आइए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व के मूल अंतर कौन कौन से हैं? क्या है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ये भाग 14 में उल्लेखित है, मूल अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है। इसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है। इसे न्यायालय के माध्यम से लागू, मूल अधिकार को न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व के पीछे राजनीतिक मान्यता है, मूल अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। यह सरकार के अधीन के अधिकारों को बढ़ाता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और मूल अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। आगे देखते हैं मूल कर्तव्य। क्या है मूल कर्तव्य? इम्पोर्टेंट। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य लाया गया। भाग 4 क में इसका उल्लेख और अनुच्छेद 51 क में के तहत इसका उल्लेख है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य 11 है। 11वें मूल कर्तव्य 51 क ये अनुच्छेद के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह क्या क्या करे? संविधान का पालन करे, वह उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और वह उनका पालन करे। भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे, वह आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में सत्ता व मातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग पर आधारित न हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? 6वां, हमारी सामाजिक संस्कृति व गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे व उसका परीक्षण करे। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि उसकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन व सुधार की भावना का विकास करे। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों का उत्कर्ष को बढ़ाने सतत प्रयास करे और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट है 11वां, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षण, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये हमारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, मूल रूप से 10 थे और ये बाद में जोड़ा गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं संसदीय प्रणाली। क्या है संसदीय प्रणाली? भारत में संसदीय शासन प्रणाली अस्तित्व में है जो ब्रिटिश विरासत में प्राप्त हुई है। संसदीय शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका प्रमुख उल्लेखनीय है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 58 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन मिलता है। आइए देखते हैं। पहला, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। वह राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका के संबंधित शक्तियां और संचालन वह स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? आइए देखते हैं। क्या है?
संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक होता है। पहला है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, नहीं बल्कि योग्यता उसका रखता हो। ठीक है। नेक्स्ट है भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। आइए आगे देखते हैं निर्वाचन का उल्लेख, यानी निर्वाचन के विषय में क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। नवीन व्यवस्था के अनुसार दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है। अभी हाल ही में देखिए निर्वाचन राष्ट्रपति का हुआ था। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति। ठीक है। आइए देखते हैं कार्यकाल और शपथ वेतन क्या है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक ही वह अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति। यदि मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा पदच्युत के कारण राष्ट्रपति अपना पद इस अवधि के अंतर्गत रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए ही होता है, न कि शेष अवधि के लिए। ठीक है। यानी कि अगर किसी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र या महाभियोग लगाया जाता है, तो अगर पद खाली हो जाते हैं तो पुनः जब निर्वाचित होगा राष्ट्रपति का पद तो वो पुनः 5 वर्ष के लिए ही, न कि जो शेष कार्यकाल पहले वाले राष्ट्रपति का बचा हुआ उसका कार्यकाल पूर्ण करने तक होगा, वहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। आगे पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पत्र और मुख्य न्यायाधीश उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख लेनी पड़ती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन करीब 5 लाख होता है। ठीक है। आइए राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति की शक्तियाँ का उल्लेख है। पहला है कार्यपालिका के संबंध में कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती हैं। वह वित्त आयोग का गठन करते हैं। वह विभिन्न पदों पर नियुक्ति भी करते हैं, यानी कि जो राज्यपाल है वह किन किन पदों की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त जो भी होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं शामिल, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राजदूत व अन्य राजनयिकों आदि की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। दूसरा है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति कौन कौन सी है। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। उनके हस्ताक्षर से ही कानून बन सकता है, यानी कोई भी कानून बनाना है तो उस पर राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर साइन होना जरूरी होता है। वह संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने व लोकसभा को भंग कर सकते हैं। वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं और संयुक्त अधिवेशन को बुलाकर अभिभाषण भी दे सकते हैं। नए राज्य के निर्माण में राज्य की सीमा में परिवर्तन हो या संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित धनी से भारित व्यय होने वाला विधेयक या बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में कोई भी विधेयक प्रस्तुत नहीं होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। वह राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और जब संसद सत्र में न हो, यानी वो अध्यादेश जारी करके सत्र बुला सकते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत रखते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा ही रखा जाता है संसद में। आइए तीसरी शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति क्या है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, परिहार या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है।
मृत्युदंड या को क्षमा करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को होता है। वह कोर्ट मार्शल की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। वह किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न और सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वह इस मतलब इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। मतलब किसी भी महत्व पर अगर कोई प्रश्न है उसका सुप्रीम कोर्ट में जाके वो जानकारी, उसके महत्व को समझ प्रश्न पे अपना सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो कोई बाध्यकारी नहीं है उनके लिए, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं कुछ, देखते हैं। आपातकाल के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के तहत आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला है अनुच्छेद 352, क्या कहता है? युद्ध या वहाँ यानी वहाँ आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 352 के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद 356 क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वित्तीय आपातकाल। 360 अनुच्छेद 360 में है महाभियोग की प्रक्रिया, इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व संविधान के उल्लंघन के आरोप लगाने पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसकी सूचना संसद को 14 दिन पहले ही देनी अनिवार्य होती है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, जो संथाल जनजाति से है, पहली महिला हैं। ठीक है, और वो उड़ीसा की रहने वाली हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की कुल संख्या प्रधानमंत्री को लेकर लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कोई भी व्यक्ति बिना संसद की सदस्यता के मंत्री बन सकता है, यानी अगर किसी भी व्यक्ति के पास संसद की सदस्यता नहीं है तब भी वो मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वह 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। वह शासन की प्रमुख नीतियों की घोषणा करते हैं। वह किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकते हैं, यानी लोकसभा को अगर भंग करना है तो वो कभी भी राष्ट्रपति से कह कर करवा सकते हैं। वह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष, जो नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पे आया थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। आइए आगे देखते हैं। देश की वित्तीय व्यवस्था व वार्षिक वित्तीय विवरण निर्धारित करने में प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होती है। नेक्स्ट है संघीय संसद। देखते हैं संघीय संसद क्या होती है। भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर होता है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में इसका प्रावधान मिलता है। नेक्स्ट है राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 80 में संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसे राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। उसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यानी राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की सदस्यों की योग्यता क्या होती है। वह भारत के नागरिक हो, उनकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पे ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो,
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इस समय वर्तमान में 245 राज्यसभा की संख्या है। इसमें इसके 233 सदस्यों का चुनाव राज्य और यूटी विधानमंडल द्वारा होता है और शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। यह अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी अपनी सेवा से निवृत्त होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। केवल राज्यसभा का अधिकारी प्राप्त है, वह संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने हेतु यह आवश्यक है कि राज्यसभा के अपने सदस्य के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संसद निम्न सदन यानी कि लोकसभा को निम्न सदन है, संसद का निम्न सदन है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। नेक्स्ट है, इसकी योग्यताएं क्या होती है लोकसभा के सदस्यों की। वह भारत के नागरिक हों, उनकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो। लोकसभा में 25 वर्ष से कम ना हो और राज्यसभा में 30 वर्ष से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। वह भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। वह पागल या दिवालिया ना हो। लोकसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपनी शपथ संसद सदस्य के रूप में ही लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। यानी कि अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष बनते हैं वो उन्हीं संसद सदस्यों में से ही होते हैं और वो अलग से किसी अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शक्तियाँ और कार्य क्या है इनके। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। राज्यसभा व राष्ट्रपति के साथ मिलकर लोकसभा कानून का निर्माण करती है। संसद के 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, 3 तरह के होते हैं और इनके बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। संसद सदस्यता की समाप्ति। यदि कोई सदस्य बिना किसी सूचना के 60 दिनों तक सदन में न जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। वह पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध वोट देता है। अब आ गया संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र राज्य संबंध। आइए देखते हैं क्या है संघीय प्रणाली। भारत के संविधान में संघीय सरकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था 2 कारणों से अपनाया गया है। एक, देश का बड़ा आकार और सामाजिक व सांस्कृतिक आकार। संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, यानी संघ शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा मॉडल पे आधारित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं संविधान की संघीय विशेषताएं क्या क्या हैं। द्वैध शासन पद्धति। संविधान के संघ स्तर पर केंद्र सरकार व राज्य स्तर पर राज्य सरकार को अपनाया गया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामले जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा संचालन को देखती है, जबकि राज्य सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन को देखती है। इसलिए ये द्वैध शासन पद्धति को अपनाया गया है। दूसरा क्या है विशेषताएं। लिखित संविधान है। हमारा संविधान लिखित है, जिसमें 470 अनुच्छेद और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियों में विभक्त किया गया है। इसमें केंद्रीय व राज्य सरकारों की शक्तियाँ, उनके प्रयोग का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र व राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य व दोनों संबंधित है। केंद्र सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है द्विसदनीय। संविधान के द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है, यानी यूटीज है।
1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन का आयोग 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित कर राज्यों को 2 भागों में बांटा गया, राज्य और संघ शासित प्रदेश। आइए देखते हैं आगे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। दिल्ली, पुडुचेरी, दमन और दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। संघ राज्य के बारे में संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत रखा गया है। संघ शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिकर्ता के रूप में प्रशासक की नियुक्ति यानी राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है केंद्र व राज्य संबंध। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य की शक्तियों के बंटवारे में 3 सूची है। पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में हमने देखा था 100 विषय शामिल है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। संघ सूची क्या है? इसके अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। इसमें 100 विषय, मूलतः 97 विषय थे लेकिन वर्तमान में 100 विषय शामिल है। इसके अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा, संचार आदि विषय आते हैं। राज्य सूची क्या है? इसके अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत 61 विषय, मूलतः 66 विषय, स्वास्थ्य, पुलिस, लोक सेवा, कृषि, वन, सिंचाई आदि विभाग शामिल हैं। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। इसमें संसद और राज्य दोनों भी कानून बना सकते हैं। यदि दोनों में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही प्रभावी माना जाएगा। इसमें 52 विषय, मूलतः 47 विषय शामिल है। परिवार, राष्ट्रीय जलमार्ग, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र आदि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। जिन विषयों पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, जिन विषयों को शामिल नहीं किया उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल ही संसद को ही दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। केंद्र राज्य संबंध से जुड़े कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जो बहुत ही महत्व है। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति संसद को है, ये 247 में दिया गया। 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। आइए देखते हैं आर्टिकल। नेक्स्ट है आर्टिकल 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति, किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधि को स्वीकार करना 252 में निहित है। आर्टिकल 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित का व उपयोग किए गए कर निहित है। 270 में क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच लगाए गए कर संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, ये 216 में दिए गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद सुलझाने के लिए मध्य 4 आयोगों का गठन किया गया। कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया। इन चारों में से एक का नाम पूछ देगा, तो आप ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में, भगवान सहाय समिति 1970, सरकारीय समिति 1943, पूंजी आयोग 207 ईस्वी में इनका गठन किया गया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रस्ताव रखा गया। आइए देखते हैं धारा 370 क्या कहती है। धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय के संबंध में कानून लागू करवाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को अनुमोदन चाहिए था, परंतु अब धारा 370 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। 2019 के पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में 2 अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया।
पहला जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र और दूसरा लद्दाख संघीय क्षेत्र किया गया है। पहले 370 धारा के कारण जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 356 लागू नहीं होती थी। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बरसात करने का अधिकार भी नहीं था। 1976 का शहरी भूमि कानून राज्य पर, यानी कि जो 1976 का शहरी भूमि कानून है वो भी इस राज्य पे जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। भारत के दूसरे राज्यों के लोग भी जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान था। यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। यानी 360 के तहत वित्तीय आपातकाल सभी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों में लग सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था। 300 धारा की वजह से ही कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून भी नहीं लागू होते थे। जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया अगस्त 2019 में, तो भारतीय विधायिका ने एक कानून बनाकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के माध्यम से दिया गया एक विशेष दर्जे को ख़त्म कर दिया। आइए देखते हैं। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 से जम्मू कश्मीर राज्य के निवासियों को संपत्ति एवं विवाह के संबंध में विशेष अधिकार देता था। नए कानून के अस्तित्व में आने के बाद अब 35A के प्रावधान को भी अप्रासंगिक कर दिया गया। 26 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी भी दे दी गई। इस पुनर्गठन अधिनियम के तहत अब जम्मू कश्मीर में 5 राजकीय भाषाएं होंगी। 5 राजकीय भाषाएं जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 5 भाषाएं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं पर फिर से परिसीमन किया जाएगा। मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। यह केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मुद्दों को भी देखेगा। यह आयोग सूची के विभिन्न जाति और जनजातियों को शामिल करने, उन्हें निकालने के बारे में अपनी रिपोर्ट भी देगा। ठीक है, ये रहा। आगे क्या देखते हैं। न्यायपालिका क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या उपबंध किए गए हैं? संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उस समय मुख्य न्यायमूर्ति व 7 अन्य न्यायाधीश होते, यानी कि उस समय जब संविधान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। उच्चतम न्यायालय आवश्यक पड़ने पर राष्ट्रपति की सलाह अनुच्छेद 143 के तहत देता था। ठीक है, यह अनुच्छेद 1935 के अनुसार भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय का ही एक प्रतिरूप है। ठीक है, आइए देखते हैं। न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश मिलाकर कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। संसद को अधिकार यह है कि वह न्यायाधीशों की संख्या निश्चित कर सकता है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या शर्तें हैं, अर्हताएँ क्या हैं? भारत का वह नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका है, वही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकील का कार्य करता रहा हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह एक कानून का ज्ञाता हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रबंध क्या कहा गया है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनके परामर्श करना आवश्यक समझे उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर ही करता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यह निम्न मामलों में प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, ये उनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र का दूसरा क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह सबसे बड़ा अपरिवर्तनीय न्यायालय है। इसे सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। परामर्शदात्री अधिकार
क्या होता है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मांग सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है। अभिलेख न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसका मतलब है कि इसके निर्णय सब जगह साक्षी तौर पर शामिल होंगे। मौलिक अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में क्या क्या विशेषताएं हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकती है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर ही छोड़ दिया गया है कि कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है। इसकी योग्यता क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, वह भारत के नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुके हों, किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा ही पद शपथ दिलाए जाते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र 62 वर्ष होती है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से होते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के कार्य व अधिकार की सीमा राज्य तक होती है, सीमा राज्य तक होती है। अपीलीय अधिकारिता, रिट अधिकारिता, अधिचरण क्षेत्राधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, संविधान के संरक्षक, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, इन सभी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय निकाय और पंचवर्षीय पंचायती राज संस्थाएं क्या हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन सहभागिता को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पंचायती राज की शुरुआत स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में राजस्थान के नागौर जिले से की गई। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले से सादनगर विकास खंड से इसकी शुरुआत की गई थी। पंचायती व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। पहला है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई। अशोक मेहता समिति 1977 में, PVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1946 में इन सभी का गठन किया गया। इम्पॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए भी पूछ देता है कि बलवंत राय मेहता समिति और 1957 ये सन भी दे देता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किया गया। क्या है 73वां संविधान संशोधन? पंचायती राज से संबंधित है। ये भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से ड तक पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा पंचायती राज 3 स्तरीय ढांचों का प्रावधान किया गया है। क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर 1/3 क्या है 3 पर 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचित होते हैं। राज्य की संचित निधि से इन पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, राज्य की संचित निधि से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए वाला है। मूल संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंध किए गए, जो अनुच्छेद 243 में दिया गया है। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन। यह नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 क में अनुच्छेद 343 त से 6 तक 12 अनुसूचियों का प्रावधान शामिल किया गया है। इसमें कुल 18 विषय हैं। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित है। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नगर पालिका के प्रकार कौन कौन से हैं।
नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में तब्दील हो रहा हो। नगर पालिका छोटे नगर क्षेत्र हैं और नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट अनुच्छेद दे दिया जाता है और किससे संबंधित है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से संबंधित है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना अनुच्छेद 2 से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, अगर कोई नया राज्य बनाया जा रहा है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र यानी उसके क्षेत्र में और सीमाओं में नाम में कोई परिवर्तन किया जाता है, अनुच्छेद 3 के ही तहत किया जाता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता जो रही है अनुच्छेद 5 के तहत निहित है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 के तहत दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन और विशेष अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिया गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता विषयक अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 का में है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रति है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की में आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 24 में दी गई, यानी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि हमें अब आप ये धर्म अपनाओ या वो धर्म, उसकी अपनी खुद की स्वतंत्रता है, वो जिसे चाहे उसे अपना सकता है उस धर्म को और उसको प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों और प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रावधान अनुच्छेद 29 में तहत किया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि किसी को सभी को समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क, अगर किसी के पास कोई सहायता उपलब्ध नहीं है तो उसे निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 39 का कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 करता है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करता है, संरक्षण करता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन जीवों की रक्षा 48 के तहत निहित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण यानी अलग करता है। अनुच्छेद 50 के तहत यह व्याख्या दी गई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।